नमस्कार छात्रों, इससे पहले के वीडियो में हमने कविता 4 उठो धरा के अमर सपूतों काव्य का गान किया था और उसको समझने की कोशिश की थी। आज के इस वीडियो में हम अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो छात्रों, आइए हम पहले अभ्यास देखते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें जो पंक्तियाँ दी गई है उस पंक्तियों द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं यह आपको बताना है। मैंने इससे पहले के वीडियो में पूरी कविता की समझौती आपको दे दी थी, तो अगर आपने वह वीडियो देखा होगा तो आपको इस पंक्ति का आशय आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी हम उसका पुनरावर्तन कर लेते हैं। युग युग से मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि हमारा देश सदियों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, इसलिए उनके दिलों में निराशा का अंधकार छा गया था, उनके दिल मुरझा गए थे। इसलिए उसको युग युग से मुरझे सुमनों की उपमा दी गई है और उन्हें नई नई मुस्कान से हमें भरना है। देश के जो अमर सपूत है, जो देश के युवान हैं, उन्हें देश के जो लोग हैं उनमें व्यापी हुई निराशा को दूर करनी है और उनमें नई मुस्कान, नई आशा जगानी है और उनको देश का पुनः निर्माण करने का कार्य करना है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? तो इस प्रश्न के उत्तर में हमें लिखना है कि कविता में हमने क्या सीखा कि देश का पुनः निर्माण करने का संदेश दिया गया है। देश में जो निराशा व्यापी हुई है उसे दूर करके देश के पुनः निर्माण का काम करने का सपूतों को संदेश दिया है। तीसरा प्रश्न है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है और उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो बच्चों, आपको पता है ना कि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? जो संपत्ति हमारे देश की है, पूरे देश की है, उसे राष्ट्रीय संपत्ति कहा जाता है। जैसे कि रेलवे, जो राष्ट्रीय हमारे मार्ग है वे, नदियाँ, पहाड़, जंगल आदि सभी कुछ जो है वो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है और उनकी सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? आप क्या क्या कर सकते हैं? तो हमें उसे नुकसान न हो उस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमें सरकार के जो भी टैक्स है वो अच्छी तरह से भरने चाहिए जिससे कि वह मेंटेनेंस कर सके। ड्रेन का सही तरह से उपयोग करना चाहिए, वहाँ पे गंदगी नहीं करनी चाहिए, किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए और यदि कोई ऐसा करे या कोई काम दिक्कत हो तो हमें रेलवे के जो डिपार्टमेंट है उसे फरियाद करनी चाहिए। उसी प्रकार जंगल, नदी आदि जो हमारी राष्ट्रीय संपत्तियां हैं उनको भी हमें बचा कर रखना चाहिए, उससे किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचे उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। यह चीज़ हमें राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा के लिए करनी चाहिए। अब हम तो दोस्तों, अभ्यास के प्रश्नों के नीचे स्वाध्याय दिए हुए, स्वाध्याय के पास में एक QR कोड दिया गया है। उस QR कोड को आपको स्कैनर की मदद से स्कैन करना है। मैंने इससे पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि आपको स्कैनर से किस प्रकार आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए QR कोड को स्कैन करके वीडियो देखना है। इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो दीक्षा एप्लीकेशन में जो स्वाध्याय पोथी है, गुजरात सरकार ने जो स्वाध्याय पोथियाँ बनाई है वह स्वाध्याय पोथी खुलेगी और उसके माध्यम से आप प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक में दिए गए स्वाध्याय के अलावा और भी स्वाध्याय कर सकेंगे, जिससे आपको इस प्रकार के अलग अलग प्रश्नों के उत्तर देने की और भी एक्सरसाइज मिल जाएगी और जिससे आपको पेपर में प्रश्नों के उत्तर लिखने में सहायता होगी। तो इसको स्कैन करके प्रश्न ज़रूर देख लेना और उसके उत्तर भी आप ट्राई करना। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। इसके लिए मैंने एक PDF बनाई हुई है जिससे आप उस प्रश्नों के जवाब लिखित स्वरूप में देख सकेंगे और मैं आपको उसकी समझौती बताऊंगी। पहला प्रश्न है कि कवि महेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं?
कवि क्या चाहते हैं कि जो देश के सपूत है वो क्या करे, इस प्रश्न में यह पूछा गया है। तो उसका उत्तर इस प्रकार है कि कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद हमारे देश का नवनिर्माण करें, लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, प्राणों का नया संचार करें, युग युग के मुरझाए फूलों को नई मुस्कान दे, मंगलमय वाणी से संसार को गुंजित करे। जो पूरी कविता है उसकी हर एक पंक्ति का अर्थ है यहाँ पे लिखा गया है। तरह तरह के ज्ञान प्राप्त करके भविष्य उज्जवल बनाए, इस प्रकार कवि महेश्वरी जी धरा के सपूतों से उनकी अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर याद रखने के लिए आपको कविता याद रखना आवश्यक है। अगर आपको कविता याद होगी तो आपको प्रत्येक पंक्ति भी याद रहेगी कि जिस प्रकार स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करे तो पुनः नया निर्माण करो, युग युग में मुरझे सुमनों में वह पंक्ति फिर आती है। तो आपको लिखना हुआ, लोग लिखेंगे आप कि जीवन में नया उत्साह भरे, प्राणों का नया संचार करे, ठीक है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से यह पंक्ति आपको याद आएगी तो आपको लिखना याद आएगा कि मंगलमय वाणी से संसार को गुंजित करे। और शत शत दीपक जला ज्ञान की यह पंक्ति आपको याद आएगी तो आपको अपने आप याद आ जाएगा कि युवक से कहते हैं, सपूतों से कहते हैं कि तरह तरह के ज्ञान प्राप्त करके भविष्य उज्जवल बनाए। तो इस प्रकार आपको आपका उत्तर आसानी से याद रह जाएगा और इसके लिए आपको कविता को बारंबार गाना पड़ेगा और गाने की वजह से आपको वह याद रह जाएगी। कवि दूसरा प्रश्न है, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं। तो हमने पंक्ति सुनी थी कि युग युग से मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, सुना था ना आपने कविता में। तो युग युग से मुरझाए सुमन कौन है? हमारे देश के गुलामी में रहते हुए लोग। इसका उत्तर मैं आपको बताती हूँ। हमारा देश वर्षों तक गुलामी के अंधेरे में रहा। विदेशी शासकों ने अत्याचार करे, तरह तरह के अन्याय सहते सहते अपना स्वाभिमान खो बैठे, जिससे दिल में उदासी छा गई। कभी ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नया जिंदा संचार हो, इस प्रकार कभी लोगों के मुरझाए हुए हृदय सुमनों पर, यहाँ पे सुमन लिखना है, सुमनों पर, हृदय सुमनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं, हृदय सुमनों पर। ठीक है, यहाँ हमारा 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। तो आपको सोचना है। यहाँ पे तो जो लेखक ने लिखा हुआ है इसके वह हम देख सकते हैं, लेकिन आपको खुद सोचना होगा कि देश का नवनिर्माण अगर आपको करना है, नवनिर्माण मतलब जो है उससे कुछ अलग, कुछ बेहतर, कुछ ज़्यादा अच्छा अपना देश आपको बनाना है, तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी होगी। आप ठीक सोच रहे हैं, हमें खुद से शुरुआत करनी होगी, हमारे खुद के आसपास के लोगों से शुरुआत करनी होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देश के लिए हमने अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के बीच कुछ अच्छा कर सकते हैं, जिसके माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाए। जो लोग अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाना चाहिए। निर्धन परिवार के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे। बहुत अच्छी बात यहाँ पे तो बताई गई है कि पुस्तकालय, लोग अच्छा पढ़ेंगे तो अपने आप अच्छी अच्छी बातें सीखते जाएंगे, और जब सभी लोग अच्छे बन जाएंगे, अच्छी बात सीख जाएंगे, तो हमारे देश का सभी जगहों पर अच्छा ही आ जाएगी। यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे, मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। आप इससे भी अच्छा कुछ कर सकते हैं। आप नवनिर्माण के लिए क्या सोचते हैं ये आपको लिखना है। यहाँ पे तो इस उत्तर के लेखक ने जो बताया है यही है, लेकिन आप इससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा सोच सकते हैं। मैं महिलाओं की जागरूकता के लिए कुछ काम करूँगा या करूँगी। मैं छोटे छोटे बच्चे जो है वह उनके मदद के लिए कुछ करूँगी, उनको पढ़ाने में मदद करूँगी। ऐसा कुछ भी आप बोल सकते, लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न,
इस कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे। तो यह पूरी कविता ही बहुत ही सुंदर है। महेश्वरी जी ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखी है। तो आपको भी लिखना है कि कौन कौन सी बातें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे। जैसे कि मैं अपने देश को चाहूँगा, मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा, मैं अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा, मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और अपने ज्ञान का देश सेवा में उपयोग करूंगा। जैसे कि अंतिम पंक्ति में हमने सोचा था ना कि विद्यार्थी भी देश की बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। मैं एक ऐसा काम करके देश का गौरव बढ़ाऊंगा, अच्छे अच्छे काम करके ऐसे काम करके देश का गौरव बढ़ाऊंगा और मैं देश की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। तो यह हमारे स्वाध्याय के जो 4 प्रश्न है उसके उत्तर है। इसके बाद जो प्रश्न है वह है नीचे दिए गए काव्य को पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर लीजिए। तो आपको सबसे पहले तो काव्य पढ़ना होगा, ठीक है, फिर आप उसके उत्तर। तो आइए पहले हम इस कविता का पठन करते हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी में। हिमालय अपने जगह पर कितने वर्षों से खड़ा है और वह बता रहा है कि तुम्हें आंधी और पानी से डरना नहीं चाहिए। डटे रहो तुम अपने पथ पर, कठिनाई तूफानों में। कोई भी कठिनाई आए, तूफान आए, पर हमें अपने पथ पर खड़ा रहना चाहिए। डिगो ने अपने पथ से, तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अगर तुम अपने पथ पर से कभी भी डिगो नहीं, वहीं पे खड़े रहो, तो तुम भी आसमान के तारों को छू सकते हो। आसमान के तारों को छूना मतलब कोई भी मुश्किल हो उसे पार करके सफलता को प्राप्त करना। अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में। जो कोई भी मुसीबत आए फिर भी अपने पथ पर अटल रहता है, वह जिंदा रहे या मृत्यु भी उसकी हो जाए फिर भी वह सफल ही कहलाता है। जितनी भी बाधाएं आए उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। हिमालय किसी भी मुश्किल से हारा नहीं, सबसे लड़ा, इसलिए वह सबसे बड़ा हिमालय आज माना जाता है। और इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर आपको लिखने हैं। तो दोस्तों हमने काव्य तो पढ़ा, अब हम उसके प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करते हैं। हिमालय हमें क्या संदेश देता है? हिमालय हमें अपने निश्चित मार्ग पर अड़ग रहे। यदि हम अपने प्राण अपने पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, यहाँ तक कि हर असंभव को भी संभव कर सकेंगे। हिमालय, छोटी सी बात याद रखनी है कि हिमालय हमें क्या शिक्षा, इस कहानी में, इस काव्य में यही कहा गया है कि तुम अपने पथ पर टिके रहो। एक मिनट। दूसरा प्रश्न है मुसीबत आने पर हमने क्या करना चाहिए? तो मुसीबत आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे घबराकर प्राण और पथ नहीं छोड़ना। प्राण मतलब अपना जो निश्चय किया है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा प्रश्न, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? हिमालय ने सभी बाधाओं का डटकर सामना किया, वह कठिनाइयों से लड़ा, वह कभी अपने पथ से डिगा नहीं। इस तरह कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। इसकी जगह पर आप अपने विचार भी लिख सकते हैं कि मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए, हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा। इसके उत्तर आप आपके से लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है इस काव्य का भावार्थ लिखिए। तो जो काव्य पूरा आपने पढ़ा उसमें क्या कहा गया है? हिमालय जो है वह मुसीबतों में डटा रहा, इसलिए वह सबसे बड़ा हुआ। तो इसके काव्य से आपको क्या सीखना मिला है कि अगर कोई भी मुश्किल आए, बाधाएं आए, जीवन में अनेक समस्याएं आते, हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्रण और पथ पर अटल रहते हैं वह असंभव को भी संभव कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। यहाँ पे इस काव्य का यह शीर्षक लिखा हुआ है कि हिमालय का संदेश। आप इसके अलावा भी कोई भी शीर्षक इसे दे सकते हैं, जैसे कि
मुसीबतों में घबराओ मत, अडगता, ऐसे आप कोई भी शीर्षक दे सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अभ्यास के प्रश्न और स्वाध्याय के प्रश्न 1 और 2 की चर्चा की। अगले वीडियो में हम प्रश्न 3 चित्र के आधार पर कविता लिखना और अपूर्ण काव्य को पूर्ण करना के विषय में चर्चा करेंगे और भाषा सज्जता देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।